नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ाने के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। जिस तरीके से कल हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, आज उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिन बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं और आप मेरी बातों को समझने का भी प्रयास करें। चलिए समझते हैं क्या है, कौन से विशेष बातें हैं। सर्वप्रथम हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनकी बात हमने नहीं किया था, लेकिन हम उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कभी भी जो चार्ज कभी भी अगर ज्वाइंट होंगे, कभी भी अगर दो चार्ज, अगर ये एक चार्ज है ये दूसरा चार्ज ये है, कभी भी अगर ज्वाइंट होंगे तो एक लीनियर में होंगे। कैसे होंगे? एक लीनियर में होंगे, मतलब एक सीधा सीधा होंगे, सीधा सीधा। मतलब अगर मैं कहता हूं कि अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, चाहे ये चार्ज प्लस का हो चाहे ये चार्ज माइनस का हो, जब भी ये होंगे ज्वाइंट होंगे तो एक लीनियर फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन में। कैसे होंगे? एक स्ट्रेट लाइन में क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे। कभी भी ज्वाइंट होंगे तो किस लाइन में होंगे? स्ट्रेट लाइन में ही ज्वाइंट होंगे। कभी भी ये चार्ज, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या करते? अगर ये प्लस है तो दोनों क्या कर देते? रिपल कर जाते। कभी भी ये चार्ज ऐसे ऐसे घूम घूम के नहीं करेंगे अपने आप को अट्रैक्ट। जब भी अट्रैक्ट करेंगे तो सीधा। कैसे करेंगे अट्रैक्ट? सीधा करेंगे। तो एक बात समझ में आनी चाहिए, कभी भी जो चार्ज जो फ्लो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो होता है। चार्ज किस लाइन में फ्लो होता है? स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो होता है। मतलब चार्ज हमेशा सीधी रेखा में ही ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में ही चलता है। शायद आपको यह बात मेरी समझ में आ गई होगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कूलॉम फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। मतलब कभी भी जो दो चार्ज होते हैं स्ट्रेट लाइन में ही जुड़ते हैं। किस लाइन में जुड़ते हैं? स्ट्रेट लाइन में जुड़ते हैं। तो मैंने आज क्वेश्चन देखे, 2-3 क्वेश्चन देखे थे। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जो आपका नियतांक होता है, जो k की वैल्यू होती है 1/4πε0, जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको आप किस में कन्वर्ट करके बताइए? CGS में। ये 2-3 बार क्वेश्चन जेईई मेंस में इकट्ठे से रख दिए गए। तो चलिए, अब बोर्ड एग्जाम का ही लेवल का क्वेश्चन है, तो समझिए जो बोर्ड एग्जाम में जो चीजें पैटर्न आती हैं, जो हमारे जो बोर्ड एग्जाम के जो पैटर्न है उससे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है जेईई एग्जाम के लिए। सेम कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जेईई के एग्जाम टफ नहीं है, टफ बना दिया जाता है। टफ नहीं है मतलब सिंपल से बात में समझिए, जितना हमको बोर्ड में पढ़ना रहता है बोर्ड से बस थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दीजिए जेईई मेंस। हाँ, जेईई मेंस से और ज्यादा अपग्रेड कर देंगे, जेईई एडवांस आ जाएगा। तो सबसे पहली बात जो गलतियां होती हैं बच्चों से कि वो अपने सिलेबस को ही नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। पहली बात है कि सिलेबस को ही कंप्लीट कर लिया जाए एक समय पर। ऐसे खासकर 11th के बच्चे क्या करते हैं? अपने सिलेबस को ही नहीं पूरा कर पाते हैं। तो सिलेबस को अगर वो पूरा कर लेंगे तो उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, उनसे बेहतर ही कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, वही अच्छा करेंगे। क्योंकि क्या करते हैं कि अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते, समय पर अपना सिलेबस ही नहीं पूरा कर पाते, और बाद में कहते हैं, जैसे 12 में आते हैं, कहते हैं हमारा 11 क्या हो गया? खराब हो गया। तो खराब नहीं हुआ है, अभी भी मौका है आपको सारी चीजों को सही करने का। चलिए, समय ज्यादा होगा जाता है। वैल्यू ऑफ के, ये जो के है, ये जो के मतलब कांस्टेंट जो वैल्यू है, अगर इस कांस्टेंट वैल्यू का मैं वैक्यूम के लिए बात करूं, वैक्यूम के लिए कांस्टेंट वैल्यू का मान कितना हो जाता है? मैंने कल ही बताया था 1 हो जाता है, लगभग एयर के लिए भी लगभग में 1 हो जाता है। वैक्यूम के लिए 1 हो जाता है, जबकि एयर के लिए कितना हो जाता है? लगभग में 1 हो जाता है। तो वैक्यूम के लिए जो इसका मान होता है, तो कितना मान होता है? 9 × 10 की पावर में 9, और इसका मेजरमेंट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और आपको यह भी पता है कि कूलाम को जब हम CGS में लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो एक कूलाम को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में वो चेंज करते हो तो कितना आता है? 9 × 10 की पावर में 9, 9 × 10 की पावर में 9। ध्यान से समझना। लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की मान कितना होता है? मैंने कल निकाल के दिखाया था, 8.85 × 10 की पावर में -12 सेंटीमीटर बोल रहा हूं, कूलाम स्क्वायर प्रति
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया मेरी बात? आगे देखिएगा, तो एसआई में जो इसकी यूनिट होती है, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है, तो कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर, ये होता है। लेकिन सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में एक होता है। सीजीएस में कितना होता है? एक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो होता है उसका मान, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की? 9 × 10⁻9 कूलम हो जाता है। तो सीधा सीधा ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से कट हो जाते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। और न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और मीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सेंटीमीटर में। समझ में आया मेरी बात? आगे देखिएगा, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। मतलब एक बात अगर आपको याद रखना पड़े तो जो हमारा जो कांस्टेंट होता है वो कूलम में जो होता है 9 × 10⁻9 होता है, और वही सीजीएस में कितना होता है? उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। समझ में आया मेरी बात? हाँ, अब न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 10⁻5 आ जाता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻2 हो जाता है। तो सारी चीजें अलग की बातें हैं, वो चीज आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो ऑल्सो, तो एक चीज और हमें समझना था, 2 मीडियम है हमारे पास, एक मीडियम है, दूसरा वैक्यूम है। हमारे पास 2 मीडियम है, एक मीडियम ही है, मतलब एक मीडियम को ही मीडियम मान ले रहे हैं, दूसरा हमारे पास वैक्यूम है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, E बराबर में E0 × ER। ER जो है हमारा मीडियम ही है। ER हमारा क्या है? मीडियम ही है। ER क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। ER क्या है हमारे पास? मीडियम है। इसी चीज को मैंने यहां पे देखो लिखा है, E बराबर में E0 × K। मतलब जो यहां पर हमने E का यूज किया है वह E मीडियम के लिए है। E किसके लिए है? मीडियम के लिए है। लेकिन जो हमने E0 यूज किया है वो किसके लिए है हमारा बाबू साहब? वैक्यूम के लिए बोल लो या फ्री स्पेस के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हमने कैसे लिखा है? E बराबर में E0 × ER। तो ER को हम लोग K से भी लिख सकते हैं। अब देखें, ध्यान समझना, E बराबर में E0 × K लिखा। अगर मैं K को यहीं पे छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? E में E0 हो जाएगा। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12। इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12। मेजरमेंट सेम, मेजरमेंट क्या होता है? इसका भी सेम होता है, मतलब कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी वही होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? मात्रक कट जाते हैं। तो एक बात में अगर समझा जाए तो ये जो K की जो वैल्यू होगी तो यूनिटलेस होगा। कैसा होगा? यूनिटलेस। और आपको पता है जब ये कट जाएगा तो इसके जगह पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो 1 क्या है? आंकिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। तो एक बात में अगर समझा जाए, पूरी बातों को अगर पूरा निकाला जाए, समरी निकाला जाए, तो समरी के फॉर्म में हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारा मीडियम है और जो हमारा जो वैक्यूम है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, E बराबर में E0 × ER। ठीक, बाकी ये चीजें जो लिखा गया एब्सोल्यूट परमिटरी ऑफ वैक्यूम, तो वो सारी चीजों को इंग्लिश में लिख दिया गया। इंग्लिश में चीजें पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बाकी हमें याद रखने से मतलब है, बेसिक सी चीजें हैं। समझ में आया इतनी बात? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो हमारा K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू तो हमारे कितनी होती है? यहाँ पे 9 × 10⁻9 कूलम में होती है। लेकिन अगर इसी को हम सीजीएस में, एसआई में कितना होता है? 9 × 10⁻9। लेकिन सीजीएस में कितना होता है? 1 डाइन। कितना होता है? 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ESU याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। E को मैंने पहले बता दिया, एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने 0 लगा दिया तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन। इसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट। ER को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ध्यान आया? तो ये K जो होता है, K की वैल्यू कैसी होगी? यूनिट लेस हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? डायमेंशनल लेस हो जाएगी। समझ में आया मेरी बात? आगे समझ में? तो ये इतनी समरी थी। मतलब कभी भी हमारा जो चार्ज कभी भी जब ट्रेवल करेगा तो कैसे? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। कैसे ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में। कभी भी चार्ज ऐसे 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 करके फ्लो नहीं करेगा,
नदियों की तरह फ्लो नहीं करेगा, डांस करते हुए फ्लो नहीं करेगा। चार्ज कैसे फ्लो करेगा? हमेशा सीधा फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा? सीधा फ्लो करेगा। समझ में आई इतनी बात? एक और दो तीन चीजें बातें थी, इसको और बता देते हम लोग। तो इसको मिटा दें, लिख लीजिए, होगे लिख लेना। आगे देखिए, तो रिलेशन क्या होता है इसका? मीडियम और वैक्यूम का जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर में हो जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर में हो जाता है ना, कि रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। कौन बराबर होता है? हाँ बताओ, ये सही है? अब बताना, ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूं। दूसरा कौन सा सही है इसमें? इसमें कौन सा सही ऑप्शन सही है? इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? मतलब मीडियम और वैक्यूम के बीच में इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? दूसरा ऑप्शन सही। चलिए, इन्होंने बोला दूसरा ऑप्शन सही है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, पहला ऑप्शन नहीं सही है? पहला ऑप्शन नहीं सही है? देखो, पहले ही ऑप्शन को तो लिखा गया, इसको यहां छोड़ दिया गया, इसके बटे में ई नॉट लिख दिया गया। पहला भी तो ऑप्शन सही है, बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो देखो, दो ऑप्शन सही हो गए। समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं 2017 2018 में। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे, आप जाओगे उठा के देखना। तो रिलेशन पूछा गया है, मीडियम और वैक्यूम के बीच में रिलेशन कौन सा सही है। समझ आया? आगे बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे क्या है? अगर हम कहते हैं, अगर कोई भी मीडियम है, कोई मीडियम के बीच में अगर कोई चार्ज रख देता हूं, मतलब एक मीडियम ये है, सॉरी एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये Q2 है। अगर इन दोनों चार्ज की जो बीच की दूरी है कितनी हो जाए? R हो जाए, और इस चार्ज को हम किसी मीडियम के बीच में रख दें। ये क्या है? मीडियम है, कोई भी मीडियम है, ठीक है। अगर इस चार्ज को मैं किसी भी मीडियम के बीच में रख दूं, दोनों चार्ज को किसी मीडियम के बीच में रख दूं, तो मीडियम क्या कर देता है? दोनों चार्ज को मिलने से रोक देता है, मतलब पनौती बन जाता है। मैंने बताया ना, बल बहुत कम लगेगा। अगर कभी भी मीडियम जब आ जाता है तो बल बहुत कम लगना चालू हो जाता है। कल ही मैंने बताया था। तो जैसे ही ये दोनों चार्ज हैं, मानो ये चार्ज पॉजिटिव का हो जाए, निगेटिव का हो, कोई भी चार्ज कैसा भी हो जाए, अगर उनके बीच में कोई मीडियम आ जाता है, उनके बीच में अगर कोई मीडियम आ जाता है, तो वो पनौती के रूप में कार्य करेगा। पनौती के रूप सेंस मतलब कि उनके कैपेसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। उनके कैपेसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। उनके फोर्स को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। इधर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि ये इसको आकर्षित करने का प्रयास करेगा ही करेगा, या तो रिपल करने का प्रयास करेगा, दोनों काम तो करेगा, ठीक। लेकिन मीडियम क्या इसको पास में जाने देगा? नहीं जाने देगा। मीडियम क्या करेगा? रोकने का काम करेगा, चार्ज को रोकने का काम करेगा, चार्ज को घटाने का काम करेगा, चार्ज के बल को कम करने का प्रयास करेगा। तो ये क्या करेगा? इधर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, लेकिन इसके अपोजिट साइड में हमारा जो मीडियम काम करेगा, फोर्स ऑफ मीडियम काम करना चालू कर देगा। मतलब एक बात अगर समझा जाए तो मीडियम क्या कर रहा है? उन दोनों चार्ज को मिलने से रोक रहा है, पनौती का कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या कर रहा है? इन दोनों को कंपाइल करने का प्रयास कर, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मीडियम क्या करेगा? नहीं, जुड़ने नहीं देंगे, चलो दूर भागो। इस सेंस में अगर एफ नेट जो हो जाए, इसमें हम एफ नेट की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, एफ नेट क्या आ जाएगा? एफ एम प्लस एफ ई। ये क्या है? मीडियम के लिए। ये क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। ये कौन सा? मीडियम फोर्स है। इस हिसाब से अगर हम दोनों को कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो क्या करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ लक्ष्मी, कैसे प्रयास करेंगे? तो Q1 Q2 पर दोनों वो फोर्स सेम आएगा। मतलब हमारा, अगर कहूं तो इस चीज को लिखने का प्रयास करूंगा
तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, ये तो सेम रहेगा, चार्ज तो सेम रहेगा, दूरी भी सेम रहेगी। परिवर्तन किस पे होगा? परिवर्तन किस कांस्टेंट का, जो हमारे पास जो नियतांक जो वैल्यू, उस पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर प्रभाव पड़ेगा? कांस्टेंट चीजों पर ही प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो भी कौन से पड़ेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम जो टोटली चीज कैलकुलेट करके निकालते हैं, एफ नेट जो कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो एफ नेट क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER। क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER पॉइंट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल एफ नेट आ जाता है। क्या आ जाता है? एफ नेट। देखो फिर से बता दे रहा हूं, सिंपल तरीके से समझा जाए, जो हमारा जो मेन फार्मूला है, हमारा मेन फार्मूला यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बस हमने यहां पर चीजों को थोड़ा सा परिवर्तित करने का प्रयास किया है बस। अगर देखोगे तो यहां पे FM आ जाएगा, यहां पे E आ जाएगा, दोनों कंपाइल कर जाएंगे, बाकी चीजें कोई भी मतलब नहीं है। फिर से समझो। अच्छा, नहीं समझ में आया क्या? देखो समझना है, समझाता हूं इस चीज को। ये एफ नेट है, एफ नेट कैसे निकालो? दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने का समझ आ रहा है ना, दोनों को जोड़ सकते हो। इस चीजें पहले बता चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले जब ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था तब उसमें बता दिए थे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसके लिए भी निकालोगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू K कर दोगे, कोई एक वैल्यू आप नियतांक को लोगे मीडियम के लिए, कोई मीडियम के लिए नियतांक को लोगे, कांस्टेंट टर्म को लोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लोगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में क्या ले लिए? E0 ले लिए। E0 के साथ हमने इसके मीडियम के लिए हमने कहा ER ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ER ले लेते हैं। इसके लिए तो क्या रहेगा? कुछ नहीं, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट ही तो रहेगा। तो इन दोनों को जब मैं कंपाइल कर देता हूं तो हमारे पास ये मिल जाता है। एक तरीके से समझो, हमारे पास जो मेन फार्मूला यही है। मेन फार्मूला क्या है? यही है मेन फार्मूला। बाकी इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि कभी भी अगर किसी भी दो चार्ज के बीच में, कभी भी दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है? तो फोर्स क्या हो जाता है? घट जाता है। फोर्स क्या हो जाता है? घट जाता है। फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझा ना? चार्ज को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। चार्ज को क्या करना पड़ता है? ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को लगा के दिखाइए। क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन को लगा के दिखाइए। लिखो क्वेश्चन। टू चार्ज पार्टिकल्स कैरिंग इक्वल टू चार्ज पार्टिकल्स कैरिंग इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स